तो सभी साथियों को और किसान साथियों को हमारा ये वीकली स्मार्ट कृषि चौपाल में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को ध्यान है कि हम लोग हर मंगलवार को सप्ताह में एक दिन जुड़ते हैं। पहले सोमवार जुड़ते थे, मंगलवार को हम जुड़ना शुरू किए। तो जैसा कि आपको पता है कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो खेती संबंधी जानकारी है उससे हमारे टीम के लोग और हमारे जो किसान स्मार्ट एग्री प्रोजेक्ट में पिछले 4 सालों से, बल्कि कहा जाए तो 5 सालों से जुड़े हुए हैं, उनका जो उनको समस्याएं आ रही है उनका समाधान कर पाए। साथ में जो नई जानकारी है, जो नया अपग्रेडेशन है, वो हम आपको बता पाए। तो इस उद्देश्य से हम लोग ये कृषि चौपाल पिछले 4 सालों से करते आ रहे हैं। और आज बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें कि अभी गेहूं ज्यादातर अपने रबी फसलों में अपने सिंचाई करते हैं। सिंचाई में पानी बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी किसान के पास 3 पानी होता है, किसी किसान के पास 4 पानी होता है, किसी किसान के पास 5 पानी होता है। तो ये जो पानी की मात्रा के हिसाब से हम लोग कैसे हम अपनी फसल का अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं, तो उस पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। आज का जो हमारा विषय है, तो हम आज के कार्यक्रम को विधिवत शुरुआत करते हैं और आप सभी का स्वागत है वीकली कृषि चौपाल में। तो जैसा कि मैं हर बार आपको बताता हूँ कि हमारी जो सोलिडा संस्था का सूत्र वाक्य है चेंज दैट मैटर। तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जहाँ भी हम काम कर रहे हैं वहां पर कैसे हम पॉजिटिव परिवर्तन लाए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम स्मार्ट एग्री कार्यक्रम हो या पुनर्जीवी खेती का कार्यक्रम हो, उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि 20% हम कैसे किसानों का उत्पादन बढ़ाएं, फसल का उत्पादन बढ़ाएं, साथ में 20% तक लागत कैसे कम करें। इस उद्देश्य से हम लोग काम करते हैं, जिससे कि किसान को लगभग 40% मुनाफा, उसकी आमदनी उसकी बढ़े। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज का जो विषय है रबी फसलों में जल उपयोग दक्षता और सिंचाई प्रबंधन। जैसा कि मैंने बताया, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यदि हम फील्ड में इम्प्लीमेंट करते हैं या किसान साथी लोग इसको करते समझते हैं इस चीज को, इसकी महत्व को, पानी के महत्व को समझते हैं, तो खेती में सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई घटक है तो वो पानी है। क्योंकि यदि पानी होता है तो किसान ले पाता है ना, और यदि पानी नहीं फसल ही ले पाता है ना, सिर्फ मौसम आधारित वर्षा आधारित फसल ले पाता है। तो यहाँ पर ये समझने की बात है कि ये कंडीशन में हम लोग कैसे हम जो है अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं पानी का सदुपयोग करके। तो जैसा कि आज का विषय है रबी फसलों में जल उपयोग दक्षता और सिंचाई प्रबंधन। सिंचाई प्रबंधन गेहूं में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, हम डिटेल में उसकी चर्चा करेंगे। साथ में सबसे पहले हम समझेंगे कि जल उपयोग दक्षता क्या है। तो जैसे कि जल उपयोग दक्षता, जिसको हम वाटर यूज एफिशिएंसी कहते हैं, है ना, इसका जो मुख्य उद्देश्य है जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना, अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करना। मतलब वाटर यूज एफिशिएंसी हम कैसे बढ़ा सकते हैं, ये हम कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। साथ में ये समझना जरूरी है कि वाटर यूज एफिशिएंसी होती क्या है। मतलब ये जो हमारे जो पानी है, इसको हम किस तरह से अत्यधिक इस तरह से उपयोग करें जिससे कि ये हमें अधिक से अधिक लाभ दे पाए, अधिक से अधिक उत्पादन दे पाए। तो उसको ध्यान रखते हुए हम लोग ये करते हैं। अब बात करें जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के भी कई तरीके हो सकते हैं, जैसे कि सिंचाई की दक्षता बढ़ाना। जैसे कि आप लोग जानते हैं, सिंचाई के तरीकों में सुधार करके जल की बचत की जा सकती है। ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई का उपयोग करना। तो आप आज से 25 साल पहले देखेंगे तो सिर्फ बहाव पद्धति से सिंचाई होती थी। जैसे ही हमारे स्प्रिंकलर आए तो हमारा करीब 40% पानी बचने लगा और फसलों को जो है बारिश जैसा मौसम मिला, जिससे क्या है कि उनका जो उत्पादन है वो बढ़ा, है ना। तो ये जो आपका स्प्रिंकलर सिस्टम है आजकल बहुतायत से इस्तेमाल हो रहा है, लगभग मेरे हिसाब से मैक्सिमम किसानों के पास वो होता है। इसके अलावा जो दूसरा है वो ड्रिप सिस्टम है। तो ड्रिप सिस्टम में जो आपको हम बताएं, ड्रिप सिस्टम में जो पानी की वाटर यूज एफिशिएंसी है वो 70 से 80% होती है। यदि मान लो आपके पास पानी की कमी है और आप ड्रिप का उपयोग करते हो तो आपकी वाटर यूज एफिशिएंसी बहुत अधिक होगी और पानी काफी मात्रा में बचेगा। तो ये ड्रिप है। दूसरा है जल संचयन। जल संचयन मतलब वर्षा जल संचयन। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि पाम पॉन्ड का निर्माण करते हैं ना,
तो फार्म पॉन्ड का निर्माण करने का उद्देश्य क्या होता है? वो उद्देश्य में यही होता है कि जो रबी की फसलों में वो एक्स्ट्रा पानी दे पाए, जिनके पास कुओं में पानी नहीं रहता। तो आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े खेत तालाब योजना, बलराम तालाब योजना बनाई गई है महाराष्ट्र में। तो लोग बनने बिछाते लाइनिंग कर बड़े बड़े तालाब, आधा एकड़ के तालाब बनाते हैं, जिससे कि वो अपने साल भर का पानी की आपूर्ति कर पाए। तो जल संचयन करके भी हम वाटर एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। तीसरा जो मुख्य बात है वो है फसल चयन। जैसे कि आपको ध्यान होगा कि हमने अभी 2 सप्ताह पहले जो हमने पशुपालन किया था, तो उसमें हमने आपको बताया था कि अलग अलग वेराइटी होती है गेहूं की, जो कि उनकी पानी की आवश्यकता अलग अलग होती है। जैसे कि जो सरबती गेहूं होता है उसकी पानी की आवश्यकता 2 से 3 होती है, पर वही यदि हम यदि एसटीएम का गेहूं को और वेराइटी लेते हैं तो उसको 4 से 5 पानी देना होता है। तो यदि हम अपने पानी का निर्धारण पहले से, यदि हमको पता रहता है कि हमारे पास कितना पानी दे पाएंगे, तो यदि उसका निर्धारण कर लेते हैं पानी का, तो हम फसल चयन के समय ध्यान रखें कि हमको अपनी जो पानी की उपलब्धता है उसके आधार पर हमको फसल को चयन करना है। चौथा जो महत्वपूर्ण है जल प्रबंधन। जल संसाधनों का उचित प्रबंधन और वितरण करके भी जल की बचत की जा सकती है। अब जल प्रबंधन की बात करें तो ये हमारे स्मार्ट एग्री कार्यक्रम में आप लोग काफी मदद करते हैं। जैसे कि आप लोग को पता है कि आजकल जो आपका मतलब बिना मौसम की बारिश हो जाती है, अनसीजनल रेन होती है, तो उस रेनिंग के समय यदि आपको कोई जानकारी हमारे लग जाती है, उस जानकारी का उपयोग कर आप जो है अपनी सिंचाई का प्रबंधन कर सकते हैं। जैसे कि अभी बोनी के समय भी जब आप लोगों को ध्यान होगा कि जब बोनी के समय जब हमने आप लोगों को ये सूचना दी थी, तो किसानों का एक कलेवा बच गया। तो यहाँ पर ये समझना है कि जल प्रबंधन करके हम अपने खेती में उत्पादन बढ़ा सकते हैं और किसानों की मदद कर सकते हैं। अभी हम आगे लोगों की बात करेंगे टीम के लोग और कैसे किसानों की हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये समझना बहुत जरूरी है कि जल प्रबंधन जो है इसमें स्मार्ट एग्री की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हमारे जो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगे हैं उससे हम लोग वर्षा की फोरकास्ट भी करते हैं। 14 दिन का फोरकास्ट भी आता है, बरसात की मात्रा भी हमको पता चलती है। तो इन सब बातों का हमको ध्यान में रखना है। तो आज हमारा जो मेन उद्देश्य है वो आप लोगों को यही बताना है कि जल का प्रबंधन कर भी हम अपने कम पानी में भी हम अधिक से अधिक फसलें ले सकते हैं। जैसे वो ड्रिप हो गया, स्प्रिंकलर हो गया, या फिर आपका जो सूचना है उसके माध्यम से भी हम काम कर सकते हैं। तो बेसिकली वाटर यूज एफिशिएंसी जो है हमारे हाथ में, हम कैसे वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ाते हैं। साथ में एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि जैसे पुनर्जनन खेती में हम लोग आप लोग बोलते हैं मिट्टी के स्वास्थ्य पे काम करें। तो जब मिट्टी अच्छी होती है, तो मिट्टी जब अच्छी होगी तो क्या होगा कि उसका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा होगा। तो उसमें पानी होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, मतलब पानी को रोकने की क्षमता ज्यादा होगी, तो पानी की आवश्यकता कम होगी। तो यदि मिट्टी स्वस्थ होगी तो आपकी बात अच्छी मृदा किसे कहते हैं, हम अच्छी मृदा उसे कहते हैं जिसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होगी। तो उसमें ज्यादा हम लोग क्या बोलते हैं, स्वस्थ मृदा बोलते हैं। तो आप यह समझिए कि जो अच्छी मृदा है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होगी, तो इसका मतलब क्या होगा, उसकी वाटर एफिशिएंसी अपने आप बढ़ जाएगी। हम यदि गोबर की खाद डालते हैं, हम केंचुआ खाद डालते हैं या बायोचार डालते हैं तो बहुत अधिक वाटर एफिशिएंसी बढ़ती है। और इवन हम आपको बताएं बायोचार जो है उसमें तो आपका ये मान लीजिए कि जो सबसे ज्यादा वाटर एफिशिएंसी मतलब रहती है, क्योंकि उसमें पानी को होल्डिंग करने की विशेष क्षमता होती है बायोचार में। तो वाटर एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए बायोचार का इस्तेमाल करते हैं किसान, तो उनको लंबे दीर्घकालीन फायदे होते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे कि आप लोग ये सोचिए कि फसलों में सिंचाई की आवश्यकता क्यों होती है। सिंचाई ना करें तो क्या हुआ है ना। तो वैसे भी फसल में आवश्यकता अनुसार सीमित या पूर्ण पानी उपलब्ध कराना है। वैसे भी आपको मैं यहाँ बताना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि हमको फसल को पानी नहीं चाहिए होता है, पानी नहीं चाहिए होता, नमी चाहिए होती है। उस नमी को आप लोग करते हैं जो पौधे हैं अपने भोजन बनाने की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। तो मतलब फसल की आवश्यकता के अनुसार सीमित या पूर्ण सिंचाई करने से भी पौधा अपना जीवन चक्र पूरा कर लेता है और हमारा जो लक्ष्य है वो प्राप्त कर सकता है। दूसरा, जमीन को पौधों को ठंडक
पहुंचाना था, जमीन व पौधों को ठंडा पहुंचाना, ये दूसरा काम है। वाष्पन एवं उत्सर्जन के लिए जल पूर्ति करना, जैसे आप देखते होंगे गर्मियों में सूर्य की रोशनी ज्यादा रहती है तो पौधों से पानी का हास्य ज्यादा होता है, नुकसान ज्यादा होता है, तो उसके लिए हमको पानी की आवश्यकता पड़ती है। खनिजों को घोलने के लिए, जैसे कि हम बोलते हैं आप लोग, जैसे जो अपने तत्व है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, ये पौधों तक कैसे पहुंचते हैं? ये जल के माध्यम से पहुंचते हैं। पौधों के जब तना हम जब छीलते हैं तो उसमें जाइलम होते हैं, जाइलम फ्लोएम होते हैं, वो क्या करते हैं, पानी को भी पहुंचाते हैं और साथ में आपके खनिज लवणों को भी ऊपर तक पहुंचाते हैं। पांचवा ये बताएं कि जो पौधों के जो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है पानी और उसको ऑक्सीजन प्रदान करता है, पौधों व जड़ों को जमीन के बीच आदान प्रदान करने में फर्टिलाइजेशन को सुगम करना, अतिरिक्त लवणों को घोलकर बहाना, भूजल को समृद्ध करना, लगातार फसलों की काश्त को सुगम करना और पाले से बचाव करना। जैसे अभी आप देखेंगे जनवरी के समय पे हमेशा पाला पड़ता है, तो पाले से बहुत ज्यादा फसलों को नुकसान होता है। तो हम कोशिश ये करें कि यदि हम पाले के समय पे जब हम लोग आप लोग सजेस्ट करते हैं कि एक इरिगेशन दे दें, यदि आप वो इरिगेशन देते हो तो आपका पाले से फसल बचाव होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पहलू है जिनके हम लोग करके हम लोग आप लोग क्या कहते हैं इरिगेशन की आवश्यकता को हम समझ सकते हैं कि फसलों में इरिगेशन क्यों महत्वपूर्ण है। इसके अलावा तो यहाँ पर समझना आप सब है कि पानी की आवश्यकता क्यों होती है। तो आप लोगों ने सबने सुना होगा वाष्पोत्सर्जन, जो पत्तियों की सतह पर से जो होता है वाष्पोत्सर्जन होता है ना, और जैसे आपने नदी है, नदी हो गई, तालाब हो गया, आपके समुद्र हो गया, यहाँ से जो पानी सूर्य की रोशनी के कारण जो हवा में जाता है वेपर बन के, उसको हम वाष्पीकरण बोलते हैं ना। तो बेसिकली ये दोनों प्रक्रियाएं जो होती है, तो जड़ द्वारा पानी का अवशोषण किया जाता है और पौधों द्वारा फिर परिवर्तित किया जाता है। पौधा पूरा पत्तियों में उसका पानी से जाता है इसमें ना। तो ये जो पानी जाता है ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा ये चला जाता है, तो इसकी पूर्ति करने के लिए हमको पानी देने की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को भी कम करके कई बार पानी की रिक्वायरमेंट को कम किया जाता है। आजकल ऐसे केमिकल आ गए हैं, दवाइयां आ गई, इससे वो भी एक जो पानी की वाटर एफिशिएंसी बढ़ाने में उपयोग आते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे गेहूं के जल प्रबंधन की। देखिए गेहूं का समय अभी आप लोग बोनी हो चुकी है, कई कुछ जगह पे चल रही है ना। तो जनरली आप देखें तो गेहूं की पानी को यदि देखा जाए तो 400 mm बारिश की आवश्यकता होती है। आप सबको पता है कि जो हमारे जो यदि देखा जाए तो साल भर में हम लोगों के यहाँ करीब 900 से 1000-1200 mm तक बारिश होती है। तो 400 mm बारिश, 400 mm पानी यदि गेहूं को मिल जाए तो बहुत अच्छी फसल होती है और उत्पादन जो अपन चाहते हैं उतना हो जाता है। तो बुआई से कटाई तक जल प्रबंधन अच्छी उपज के लिए अति आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि शुरुआत में बोने के समय जल दे दिया, पानी दे दिया, उसके बाद फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी जरूरत पूरे फसल काल में पड़ती है। साथ में सिंचाई का अंतराल, जैसा मैंने किसी चयन का बताया गया कि अपनी जो आवश्यकता है उसके आधार पर उनको किसी को चयन करके हमको करना चाहिए। तीसरा है सिंचाई का अंतराल। सिंचाई का अंतराल क्रांतिक अवस्था जो है वाष्पन उत्सर्जन के पर आधारित होता है। सिंचाई का अंतराल जैसे हर फसल में अलग अलग होता है, जैसे गेहूं में हम लोग 20 से 21 दिन के अंदर से हम लोग करते हैं, तो ऐसे हर फसल में अलग अलग होता है। तो क्रांतिक अवस्था होती है, जैसे गेहूं में क्रांतिक अवस्था आप सभी को पता है 21 दिन होती है। फसल बोनी चाहे वो अर्ली बोए, चाहे लेट बोए, चाहे मीडियम बोए, 21 दिन बाद हमको पहली सिंचाई गेहूं में करना चाहिए। वो उसकी क्रिटिकल स्टेज होती है, डाउन रूट इनिशिएशन स्टेज होते हैं, क्रांतिक अवस्था बोलते हैं उसको, उसमें आपको सिंचाई करना ही होना चाहिए। तो सिंचाई की मात्रा जमीन के प्रकार पर भी निर्भर करती है। सिंचाई जल समय नहीं करने से मृदा उपज की मात्रा और गुणवत्ता में दुष्प्रभाव पड़ता है। 50% जो है फील्ड कैपेसिटी हो तो पानी की आवश्यकता पूर्ति करते ही रहती है फसल को।
गेहूं की जड़ों की बढ़वार के लिए 20 से 30 मिलीमीटर प्रतिदिन के हिसाब से हो सकती है, अतः अगर नमी को सुनिश्चित कर सकते हैं। मतलब जो आवश्यकता है, हम लोगों ने भी, आप लोगों को ध्यान हुआ, हम लोगों ने गेहूं में यदि पानी का कैलकुलेशन करें, 1 एकड़ में करीब 18 लाख लीटर, 15 से 18 लाख लीटर पानी की आवश्यकता होती है। इसका एक कैलकुलेशन का तरीका है कि लिए एक बार हम पानी देंगे तो 6 इंच तक वो पानी जाएगा, और यदि उसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि 18 लाख लीटर पानी की आवश्यकता होता है। एक सिंचाई में 2 से 2.5 लाख लीटर पानी हमारा जाता है। तो ये पानी जो है हमारा रिसोर्स है, इसको हमको बचा के रखना चाहिए। तो इसलिए क्रांतिक अवस्थाओं में पानी देंगे। यदि आपके पास पानी कम है, यदि पानी बहुतायत से है तो ठीक है, लेकिन यदि पानी कम है तो आप क्रांतिक अवस्था में देंगे तो ये अच्छा प्रभाव रहेगा। नेक्स्ट, तो यदि गेहूं में जल प्रबंधन की बात करें तो नो डेप्थ से बोनी की हो तो फसल में जमाव के लिए बार बार हल्की सिंचाई 25 mm की आवश्यकता होती है। अगर जमीन में सब परत जमने की समस्या हो तो बीज की जमीन से निकलने के पहले ही सिंचाई 1 सप्ताह में एक हल्की सिंचाई की आवश्यकता होती है। समुचित सिंचाई मिलने पर फसल का घेरे हरी जंगल, लंबी पत्तियां और काफी कलने वाली होती है। आप अंतर देखेंगे, जहां पर पानी नहीं होता है और वहां पर वहां की फसल, और जहां पर अच्छी सिंचाई होती है वहां की फसल में आपको अंतर दिखेगा। पानी की कमी होने पर नीली रंगत के लिए कड़ी तीखी पत्तियों के साथ, जो कि कुछ किस्मों में पत्तियों पर मुड़ी हुई है, बहुत कम करने वाली होती है। फसल की देही परिपक्वता, पीली पड़ना, दाना सख्त होना, बस सिंचाई नहीं देना चाहिए। इस समय पानी देने पर बालियों में अंकुरण होने की संभावना होती है। कई बार देखते हैं हम, पीली पेरी जाती है, मतलब दानों में ही पौधे बन जाते हैं। तो जब देही परिपक्वता पे आने पर जो सर्व करते हैं तो इस तरह की दिक्कत आती है। यदि हम बात करें इसके अलावा नेक्स्ट, तो गेहूं की सिंचाई के लिए क्रांतिक अवस्था है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे और किसान साथियों भी समझेंगे तो यदि ये इसको हम अपने निर्धारित कर सकते हैं। यदि हमारे पास पानी कम है तो हम उसको नियंत्रित कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुख्य जड़ बनते समय बोनी के 20 से 25 दिन बाद, है ना। फिर दूसरा कलरों के विकास के समय बोनी के 40 से 45 दिन बाद, इसको हम चलो इसको CRT स्टेज बोलते हैं, क्राउन रॉड इनिशिएशन स्टेज बोलते हैं। 20 से 25 दिन मैंने जैसा बोला, 21 का पहाड़ा जनरली हमको याद रखना होता है, 21 का पहाड़ा याद रखेगा। दूसरी जो चाहिए 40 से 45 दिन बाद जरूर होना चाहिए, जिसको हम ड्रिलिंग स्टेज बोलते हैं, जब इसमें कल्ले निकलते हैं। जब वो कल्ले निकलते हैं तो उस समय सिंचाई जरूर होना चाहिए। तीसरी जो है ज्वाइंटिंग स्टेज, बोनी के 60 से 65 दिन बाद, है ना। बोनी के 60 से 65 दिन बाद हम उसको ज्वाइंटिंग स्टेज बोलते हैं। चौथी जो स्टेज है 80 से 85 दिन बाद, इसको हम फ्लावरिंग स्टेज बोलते हैं। और पांचवी स्टेज होती है दानों पर दूध पड़ते समय, मिल्किंग स्टेज बोलते हैं। बोनी से 100 से 105 दिन, और दानों के संग समय डफ स्टेज, बोनी के 120 से 125 दिन बाद। तो ये जो स्टेज है, इसमें आप पानी के रात कर आप निर्धारित कर सकते हैं कि हमको, हमारे पास 3 पानी है तो हमको पहली, दूसरी और मिल्किंग स्टेज में हमको पानी देना है। यदि हमारे पास 4 पानी है तो पहली, तीसरी फूल आते समय और दानों में दूध पड़ते समय। तो इस तरह से हम जो क्रांतिक अवस्थाएं हैं गेहूं की सिंचाई की, उसमें हम लोग पानी दे सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण स्लाइड है, आप लोग उसको ध्यान रखिए कि हमको ये इन 6 आदर्श अवस्थाएं हैं, इन 6 अवस्थाओं में पानी देते हैं तो हमारा जो उत्पादन होता है गेहूं का, वो मैक्सिमम होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्रांतिक अवस्था में बता दी 21 का पहाड़ा क्या करना है। यदि हमारे पास, यदि मान लीजिए हमारे पास 1 पानी है तो हमको क्या करना है, 21 दिन बाद देना है, ठीक है। यदि हमारे पास 2 पानी है तो हम पहला पानी 21 दिन बाद जो मुख्य जड़ की अवस्था है उसमें देंगे, और दूसरा जो है 80 से 85 दिन बाद जहाँ पर फूल आते हैं उस समय देंगे। यदि हमारे पास 3 पानी उपलब्ध है तो हम 3 बार पानी दे सकते हैं। पहला का कब मुख्य जड़ बनती है की अवस्था में, मतलब 21 दिन बाद। दूसरा गांठ पड़ते समय 60 से 65 दिन बाद, और तीसरा दूध बनते समय 100 से 105 दिन। यदि हमारे पास 4 पानी उपलब्ध है तो हम पहली सिंचाई 21 दिन बाद मुख्य जड़ बनते समय, दूसरा कल्ले फूटते समय, और तीसरी गांठ पड़ते समय, और जो चौथा पानी जो बचा है वो दूध डफ स्टेज में दूध बढ़ते समय देना है।
यदि पानी है तो शुरुआत की 5 अवस्थाओं में हमको पानी देना है। दाना सबको होते हुए समय यदि पानी नहीं देंगे तो भी काम चल जाएगा। और यदि आपके पास 6 पानी की उपलब्धता है और आपकी वैरायटी उसके लिए अनुकूल है तो आप 6 पानी देते हैं तो आपको मैक्सिमम प्रोडक्शन प्राप्त होगा। तो इस तरह से आप ये चीज का ध्यान रखें। अब बात करते हैं चने की सिंचाई की। तो मैं धर्मेंद्र जी आपको करें। चने और सरसों की सिंचाई में बहुत ज्यादा ध्यान रखना रहता है, गेहूं की रहता है। इसके बाद हम आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देंगे जिसका उपयोग हमको करना है। तो धर्मेंद्र जी आपको चने की सिंचाई के प्रबंधन के बारे में बताएं। धन्यवाद सर। जैसे कि आज का विषय है रबी फसलों में सिंचाई प्रबंधन और जल उपयोग की दक्षता। सबने काफी अच्छे से आपको दोनों ही चीजों के बारे में विस्तृत बताया। गेहूं में जो हमारा सिंचाई प्रबंधन का जो एक तरीके से क्रांतिक व्यवस्था होती है, सर ने पूरी 5-6 ही अवस्थाओं को कवर किया है। अब ऐसे ही चने के ऊपर मैं बात करता हूँ कि चने में हमारा सिंचाई प्रबंधन क्यों जरूरी है। जितना गेहूं में आवश्यकता होती है उतनी इसमें जरूरत नहीं होती, 1 से 2 सिंचाई की आवश्यकता होती है। वो हमें किस किस अवस्था में देना चाहिए तो उसके ऊपर मैं थोड़ा सा चना खासकर तो असिंचित क्षेत्र में ही लगाया जाता है, क्योंकि इसको पैसे ही पानी की मतलब कम आवश्यकता होती है, इसलिए इसमें और इसके पहले मैं थोड़ा बताना चाहूंगा, जब भी हम चने की खेती करते हैं तो कोशिश करें कि हम जो गेहूं की तरह जिस प्रकार पलेवा करते हैं उस टाइप से इसके लिए इतनी खेत अच्छे से तैयार न करें। थोड़े इसके लिए ढेले युक्त मिट्टी आवश्यक होती है, क्योंकि ढेले युक्त मिट्टी रहेगी तो इसमें वायु का संचार अच्छे से होगा और अच्छा उत्पादन देखने को। जो हमारे चने में उगना रोग लगता है तो यदि हम ढेले युक्त मिट्टी इसके लिए चयन करेंगे तो वो रोग भी हमें थोड़ा कम देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से हमें इसकी तैयार करना है। साथ में जैसे इसकी बात करें तो इसके सिंचित की बात करें तो पहले ये वारानी असिंचित क्षेत्र की फसल है। जमीन की गहराई परतों से पानी सोखने की सक्षम है। पानी की आवश्यकता जैसे गेहूं के लिए हमने बात की थी 400 mm, तो इसके लिए 200 से 400 mm के बीच में आवश्यकता होती है। और जो 60 सेंटीमीटर गहराई से पानी सोखती है इसकी जड़ें। साथ में यदि हम देखें तो खरीफ फसल से बची हुई नमी का उपयोग करते हुए वो नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम बता रहे हैं कि अभी पहले भी बताया कि जिस प्रकार हम गेहूं की सिंचाई करते हैं उस प्रकार इसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, जो हमें उसी की नमी का इस्तेमाल करते हुए हमें इसमें सिंचाई करना चाहिए। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा बताना चाहूंगा, जो हमारा उचित समय है वो विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए, ताकि जो चने का एक तो उगता रोग और जो इसकी चने की इल्ली आती है उसके कंट्रोल को भी हम मतलब कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए जो सही इसका है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच इसका उचित समय माना जाता है। उस समय लगभग चने की बुआई भी करना चाहिए। अगर पानी की उपलब्धता है तो फलेवा देकर करना अंकुरण की फसल की बढ़वार के लिए अच्छा होता है। बोनी का प्रयास करते समय भू विन्यास पर वही जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि पानी की बचत में खास करके जो हमारी बुआई की पद्धतियां होती है उनका भी विशेष योगदान रहता है। हम पहले भी बता चुके हैं, चाहे पानी अतिरिक्त हो, जल भराव वाली कंडीशन हो, उसमें भी हमारी बीबीए पद्धति या रिच फरो पद्धति काफी अच्छी मानी जाती है। तो अतिरिक्त जल भराव की कंडीशन में और कम पानी के कंडीशन में भी हमें ये बुआई की जो पद्धति है काफी लाभदायक होती है। तो इसके लिए मैं बुआई की पद्धति बताना चाहूंगा। जैसे बीबीए पद्धति हो गई, यहाँ पे बीबीए पद्धति की बात करेंगे गेहूं और खास करके चने के लिए। तो बीबीए प्रणाली पर बोई गई फसल गेहूं चने की फसल का प्रदर्शन यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि पानी की बचत और उपज में वृद्धि कितने प्रतिशत होती है यदि हम इस विधि के अंतर्गत बुआई करते हैं। तो जैसे गेहूं की बात करते हैं, हम यदि नॉर्मल बुआई करते हैं नॉर्मल पद्धति से, तो इसमें जैसे बीबीए में हम देखें बीबीए पद्धति से हम बुआई करते हैं तो 5.12 ये हमें प्रदर्शन देखने को मिला नॉर्मल की तुलना में। इतना पानी की बचत की बात करें तो यदि इसमें पानी की बचत मतलब 26%, लगभग 26.5% के लगभग इसमें पानी की बचत होती है गेहूं में यदि हम बीबीए पद्धति से बुआई करते हैं तो नॉर्मल पद्धति की तुलना में। वही उत्पादन की बात करते हैं तो लगभग हमारा उत्पादन में भी 6 से 6.5% इसमें हमें उपज देखने को मिलती है ज्यादा। इतने प्रतिशत हमें नॉर्मल की तुलना में यदि बीबीए पद्धति से बुआई करते हैं तो इतनी प्रतिशत हमारी उपज बढ़ जाती है। वही चने की बात करें तो बीबीए पद्धति में से हम बुआई करेंगे तो 1.85% समतल की तुलना में पानी की बचत करते हैं तो इसमें 27.3 27.5 तक भी इसमें पानी की बचत हो जाती है। उपज की वृद्धि करें तो यहाँ पे देखो काफी ज्यादा आपको उपज में वृद्धि देखने को मिलती है यदि हम नॉर्मल पद्धति
के बगैर यदि हम बीबी पद्धति से बुआई करते हैं तो देखिए लगभग 17% यहाँ पे हमें उपज में वृद्धि देखने को मिलती है। तो कोशिश करें कि हम बीबी पद्धति से बुआई करें, तो इसमें हमारी पानी की भी बचत होगी और हमारा उत्पादन भी ज्यादा देखने को मिलेगा। वही चने में सिंचाई प्रबंधन की बात करें तो अधिक उपज लेने के लिए पानी की उपलब्धता होने पर फूल आने के पहले और फलियों में दाना भरते समय सिंचाई करना आवश्यक है। ये इसकी दो प्रमुख क्रांतिक अवस्थाएं, जैसे हमने गेहूं की प्रमुख क्रांतिक अवस्थाएं देखी थी, तो वैसे हमारा गेहूं के साथ में हमारे चने की बात करें तो एक तो फूल आने से पहले कुछ किसान भाई फूल आते समय भी सिंचाई कर देते हैं, तो उस टाइम पे क्या फूल झड़ने की समस्या हो जाती है। तो कोशिश करें कि हम फूल आने के पहले वाली अवस्था में सिंचाई करें। दूसरी, जब फलियों में दाना भरने वाली स्टेज आती है, यानी कि दाना भराने लगता है, उस प्रकार भी मतलब उस समय चने में सिंचाई अत्यंत आवश्यकता होती है ताकि हमारा दाना अच्छे से भरे और ज्यादा हमें उपज देखने को मिले। तो ये दो प्रमुख क्रांतिक अवस्था है। और फसल को हमेशा हल्की सिंचाई की आवश्यकता होती है, जैसे 50 से 60 mm सिंचाई करनी चाहिए। जैसे सर ने पहले भी आपको बताया कि सिंचाई को पानी की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती, बस नमी की आवश्यकता होती है। ये नहीं कि हम उसको पूरा पानी से भर दें। कोशिश ये रहती है कि बस नमी बरकरार रहे ताकि जितना पौधे को आवश्यक होती है उतनी नमी पौधा ले सके। ज्यादा पानी से क्या पोषक तत्वों का भी रिसाव होता है, जैसे लीचिंग, कई सारी समस्या आती है। तो हमें सिर्फ नमी बनाए रखना ये चने के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। अधिक मात्रा में सिंचाई से वानस्पतिक बढ़वार अधिक होती है, वो उपज में कमी होती है। तो चने के लिए खास करके अधिक सिंचाई करना ही नहीं है, कि इसको दो ही सिंचाई की आवश्यकता होती है, तो हमें दो ही सिंचाई पे ध्यान देना चाहिए। एक तो फ्लावरिंग से पहले, दूसरी दाना बनने से। सरसों में जल प्रबंधन की बात करते हैं, जैसे अभी चने में बात की, तो पानी की कमी के प्रति फूल आते समय व दाना फूटते समय अत्यंत संवेदनशील होते हैं। यदि इसकी बात करें तो इसमें भी 300 से 400 mm पानी की आवश्यकता होती है। जैसे चने में हमने देखा था 200 से 400 mm, तो यहाँ पे लगभग 300 से 400 mm पानी की आवश्यकता होती है। 25 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच सिंचाई ना करना, क्योंकि यहाँ पे स्केलेबिलिटी या सड़न से मतलब प्रबंधन में सहायक होती है। यदि हम 25 से 15 जनवरी के बीच में सिंचाई ना करते हैं तो जो भी ये बहुजनित बीमारी होती है, स्केलेबिलिटी जो फंगस के कारण फैलती है, उसके प्रबंधन में सहायक होती है। तो इस समय में सिंचाई का ध्यान रखना चाहिए। खेत में पानी भरने के प्रति अति संवेदनशील या पानी के निकास की व्यवस्था अवश्य करना चाहिए, क्योंकि चना नहीं, ये भी काफी संवेदनशील फसल है, तो पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करना चाहिए। यदि पानी कंडीशन बनती है तो अत्यधिक पानी की मात्रा देने से परहेज करें, यानी कि ज्यादा सिंचाई नहीं करना। पहले भी बता रहा, फसल को लेटने से बचाएं। जैसे ज्यादा पानी दिया तो फसल गड़बड़ ज्यादा कर लेती है, तो कभी कभी कंडीशन ये बन जाती है कि फसल एक तरीके से गिरने लगती है या लेट जाती है, तो हमें उससे ज्यादा पानी नहीं देना है। ये विशेष तौर पे बताया जा रहा है। हवा चल रही हो तो सिंचाई ना करें। और स्प्रिंकलर दक्षता 60 से 70% से सिंचाई में सीड उपज में 24% वृद्धि है। जैसे यहाँ पे सिंचाई की जो पद्धति वहाँ पे स्प्रिंकलर के बारे में बताया गया है कि हम यदि बाकी जैसे हम खुला पानी दे रहे हैं तो उसकी वजह यदि हम स्प्रिंकलर से करेंगे तो यहाँ पे 60 से 70% वाटर यूज एफिशिएंसी की जो हम बात कर रहे थे कि जल उपयोग दक्षता, मतलब यहाँ पे जो हम पानी दे रहे हैं 100% पानी दिए तो उसमें 60 से 70% सिंचाई की स्प्रिंकलर विधि है, उससे इसमें उपयोग कर लिया जाता है। तो सिंचाई दक्षता इसकी लगभग 60 से 70% हो जाती है। लेकिन पानी की बचत की बात करें तो वो कम रहती है। जैसे पानी की बचत अलग अलग का आप देखेंगे तो लगभग 30 से 50% पानी की बचत होती है। लेकिन यहाँ पे दक्षता की बात की जा रही है, यानी कि ये पानी इतना उपयोग कर लेते हैं, ये स्प्रिंकलर से करना चाहिए। जिनकी दक्षता की बात करें तो मतलब कोई वाटर यूज एफिशिएंसी, यानी हम स्प्रिंकलर की तुलना में यदि हम ड्रिप से दे रहे हैं, क्योंकि इसमें बूंद-बूंद पानी आता है, तो जितना पौधे को आवश्यकता होती है, और यहाँ पे क्या जितना पानी हम दे रहे हैं लगभग यहाँ पे बताया जा रहा है 80 से 90% पानी का उपयोग कर लिया जाता है, यानी कि व्यर्थ पानी नहीं जाता है। तो ये सबसे अच्छी विधि है सिंचाई की। यदि हम ड्रिप से पानी देते हैं तो लगभग 90% हमारा पानी का उपयोग कर लिया जाता है। और उपज में देखें तो 18% वृद्धि देखने को मिलती है। जैसे स्प्रिंकलर में हमने देखा था 24% यहाँ पे आपको उपज में बढ़ोतरी मिलेगी, लेकिन यहाँ पे आपको लगभग 80% आपको देखने को मिलती है। वही तोरिया की फसल में बात करते हैं तो बोनी के 25 दिन बाद सिंचाई देना जरूरी होता है। पानी की मात्रा संकलित पोटेशियम भास्वर, अगर एक सिंचाई की व्यवस्था हो तो हमें बोनी के 30 से 35 दिन बाद देना चाहिए।
तोरिया की बात करें, ये भी लगभग सरसों का ही एक वो प्रजाति है। लगभग कम से कम 2 सिंचाई है तो हमें फूल आने से पहले, बोने के 30 दिन बाद तथा दाना बढ़ने की अवस्था में देना चाहिए। जैसे पहले भी आपको बताया, जो चने में है वही लगभग यहाँ पे फूल आने के पहले और दाना बढ़ते समय देना चाहिए। उपज में इजाफा फूल आने के समय लगभग 41% होता है फूल आने पर, और दाना बढ़ते समय यदि हम सिंचाई देते हैं तो 62% ये इसमें इजाफा होता है। सिंचाई करने की मतलब जो असिंचित अवस्था है उसकी तुलना में यदि हम इससे सिंचाई करते हैं तो हमें काफी इजाफा देखने को मिलता है। सिंचाई जल संरक्षण की तकनीक है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि पानी दे रहे हैं तो उसकी कई सारी प्रणाली है। जैसे हम एक एक विधि की बात कर रहे थे, सिंचाई हो गई, स्प्रिंकलर हो गई, लेजर लेवलिंग हो गया या डायरेक्ट सीडिंग। देखो ये विधियां भी क्या है, कहीं ना कहीं पानी की बचत करती है। ऐसा नहीं कि हम स्प्रिंकलर या ड्रिप की बात करेंगे तो ही पानी की बचत होगी। इन विधियों से भी जैसे विभिन्न पद्धति से हम बता रहे थे, डायरेक्ट सीडिंग करेंगे इसमें भी हमारी पानी की बचत होगी, क्योंकि यूं हम करते तो पलेवा करते, लेकिन हम डायरेक्ट सीड कर रहे तो कहीं ना कहीं हमारी पानी की बचत हो रही है। बदलते हुए भूविन्यास पर बोनी जैसे बीबीए पद्धति से कर रहे हैं। मल्चिंग मल्चिंग भी काफी एक अच्छी पद्धति है पानी की बचत करने के लिए, क्योंकि इसके प्रमुख 2 सिद्धांत हैं। पहला है हमारा मृदिक, जो हमारा मृदा नमी है उसका संरक्षण करना, यानी कि ये मॉइस्चर कंजर्वेशन का काम करती है। साथ में जो भी हमारे खरपतवार होते हैं फसल में, फिर खरपतवार नियंत्रण का भी काम करती है। तो कोशिश करें, यदि हमारे पास व्यवस्था है तो हमें मल्चिंग अवश्य करना चाहिए। मल्चिंग जरूरी नहीं कि हम मल्चिंग सीट ही लाए, पुरानी फसल के अवशेष हो सकते हैं, धान की पुआल हो सकती है, ये जो भी हमारी पुरानी फसल के अवशेष हो सकते हैं उसको हम फसल के बीच जो खाली स्थान है उसमें हम डाल करके मल्चिंग कर सकते हैं। हाइड्रोजन का उपयोग, ये सारी पद्धतियां हैं जल संरक्षण करने की। तो वही जैसे अभी हम बात कर रहे थे पद्धति की, तो एक एक पे हम थोड़ा विस्तृत चर्चा करते हैं। जैसे ड्रिप सिंचाई की बात करते हैं तो ये बूंद बूंद करके पानी देती है, जैसे आपने देखी होगा, यहाँ पे देख पा रही है। ये इस प्रकार से फसल लगी होती है। ड्रिप कई किसान साथियों ने इस्तेमाल भी किया होगा। इस टाइप से ड्रिप हम बिछा देते हैं तो वो बूंद बूंद करके पौधे के जड़ क्षेत्र तक पानी पहुंचाता है। तो इससे लगभग 90% हमारी पानी की उपयोगिता बढ़ जाती है। तो ये काफी अच्छा है। जमीन की सतह या जमीन से मतलब इसकी देखते हैं तो जमीन की सतह, जमीन के अंदर भी 2 तरह की होती है। एक तो अपर सरफेस पे और एक अंडरग्राउंड सरफेस पे भी हम 2 तरह की मल्चिंग होती है जिसको कर सकते हैं ड्रिप के माध्यम से। तो वो है। दूसरा पानी की बचत या पोषक तत्वों की बचत की बात करें तो अभी हम जैसे बताए देते कि ड्रिप में लगभग 50% पानी की बचत हो जाती है। साथ में पोषक तत्व की भी बचत यहाँ पे देखने को मिलती है, क्योंकि जैसे हम बता दें, क्योंकि हम यदि जितने भी खाद उर्वरक डालते हैं, जितने भी पोषक तत्व हम मिट्टी के अंदर देते हैं, तो वो अतिरिक्त पानी में क्या लीचिंग हो जाता है। जैसे नाइट्रोजन बहुत जल्दी लीच आउट होता है, मतलब ज्यादा पानी दिया तो वो जड़ क्षेत्र के नीचे चला गया, मतलब पौधे उसको हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे आप बूंद बूंद पानी दे रहे हैं तो वो मतलब उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। 50% उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है, पौधे उसको आसानी से ले पाते हैं। तो इस प्रकार हमारा लगभग 50% बचत हो जाती है। वहीं भूक्षरण से निजात मिलती है हमें, जो कटाव होता है मिट्टी का। जैसे आप खुला पानी दे रहे हैं तो लगभग आपकी मिट्टी भी कटती है, कहीं देख रहे होंगे तो जहां रखते हैं वहां से मिट्टी कटती जाती है। तो हमें जो भूक्षरण होता है यानी कि मृदा अपरदन होता है, उससे भी हमें बचाव देखने को मिलता है। वहाँ बाष्पन उत्सर्जन पर भी प्रभाव होता है। पानी व ऊर्जा की बचत होती है, क्योंकि इसमें पानी हम जैसे देखने के लगभग 50% पानी की बचत हो जाती है। तो जहाँ हम 1 एकड़ में पानी सिंचाई कर सकते थे, वहाँ यदि इस विधि का इस्तेमाल करेंगे तो 2 एकड़ में हम उसको कवर कर पाएंगे। वहाँ ऊर्जा की भी बचत होगी। तो भाई हम बात करें अधिक फसल व गुणवत्ता, यानी कि उपज हमें 25 से 30% मिलेगी और क्वालिटी वाली फसल मिलेगी। आप करके देखिएगा, बहुत सारे किसान भाई जो ड्रिप के माध्यम से या स्प्रिंकलर के माध्यम से जो बेड के ऊपर खेती करते हैं, तो उनको पता है ड्रिप से क्वालिटी एक अलग ही बनती है। जो कंदी फसलें होती है उनकी बेहतर क्वालिटी यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इस प्रकार हम कर सकते हैं। प्रति बूंद अधिक उत्पादन बनता है, अधिक प्रारंभिक लागत, ड्रिप क्रिया में अवरोध, रख रखाव थोड़ा सा ये इसकी यदि हम देखें तो इसको पहले इंस्टॉलेशन करने में थोड़ा लागत आती है, और थोड़ा सा ड्रिप क्रिया में थोड़ा सा अवरोध भी देखने को मिलता है। साथ में रख रखाव थोड़ा मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। तो ये लेकिन हमें फायदे कई सारे हैं।
स्प्रिंकलर की बात करें तो स्प्रिंकलर तो काफी किसान भाई यूज करते हैं आजकल। तो देखा जाए तो लगभग सभी किसान साथी हम स्प्रिंकलर की ओर या ड्रिप की ओर भी बढ़ रहे हैं। तो स्प्रिंकलर काफी बेहतर पद्धति है। इसके पानी की बचत के साथ कई सारे लाभ भी है। जैसे हम लहसुन और गेहूं या प्याज इनकी बात करें तो स्प्रिंकलर से जो थ्रिप्स भी लगते हैं वो भी काफी कंट्रोल होते हैं, जितने भी रेस्टोरेंट कीट होते हैं। और पानी की बचत तो होती है। तो बरसात के समान जल पौधे को मिलता है, मतलब सभी क्षेत्र में लगभग बराबर उनको पौधे को ऐसा लगता है जैसे बरसात का ही पानी मिल रहा है। तो समान रूप से इस टाइप से उनको पानी मिलता है पाइप के माध्यम से और स्प्रिंकलर के माध्यम से। अत्यधिक उपयोगी जब बुआई अधिक ढाल पर करनी होती है। जैसे अब ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पे अधिक बुआई ढलान पर की गई हो तब, क्योंकि वैसे यदि ऊबड़ खाबड़ जमीन है, यदि हम देखें तो ऊंची नीची जो जमीन होती है वहां पे हम पानी देते तो कई सारी समस्या आती, पूरा सभी सरफेस पे अच्छे से पानी नहीं जा पाता है। लेकिन ये जो ऊंची नीची जमीन होती है वहां के लिए भी काफी बेस्ट है। किसी जमीनों आप स्प्रिंकलर डाल दो समान रूप से सभी पौधों को पर्याप्त पानी मिलता रहेगा। तो उस कंडीशन में ये काफी फायदेमंद होती है। प्राकृतिक अवस्था में की गई सिंचाई से उपज में काफी वृद्धि होती है। जैसे हम बता रहे हैं कि ये सभी जमीन के लिए अच्छी है। तो इसमें यदि हम करेंगे नॉर्मल की तुलना में, फ्लड की तुलना में यदि इससे सिंचाई करेंगे तो हमारी उपज में भी वृद्धि देखने को मिलती है। सिंचाई पानी का सक्षम उपयोग हो जाता है। लगभग यहाँ पे हम देखें तो पानी की बचत होती है 30-35% के लगभग। कम पानी का नुकसान, खुली नाली होने से जो पानी हम खुले दे रहे हैं उसमें पानी का काफी नुकसान होता है। तो इसमें हमें पानी की बचत मिल जाती है और समान रूप से फैलाव देखने को मिलता है। अधिक जल उपयोग दक्षता, यहाँ भी लगभग आपको जैसे वहां पे अपने देखा था 80 से 90% पानी की बचत हो रही थी। इसमें भी लगभग ड्रिप में आपको लगभग 60 से 70% पानी की बचत हो जाती है। सॉरी, उपयोग दक्षता इतना उपयोग कर लेते हैं पानी जो वहां पे 80 से 90% जो कर रहे थे। वही अभी हम जो बात कर रहे थे कि पानी बचाव के लिए ये भी है डायरेक्ट सीधे बोनी के पूर्व सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसमें डायरेक्टली हम सिंचाई करते हैं। तो बुआई की पूर्व सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। खेत तैयार करके नो ड्रिल सिस्टम, जैसे ये हम देख रहे हैं जीरो ड्रिल फर्टी ड्रिल बुआई की मशीन है। यहाँ पे हम सीधा इससे बुआई करते हैं तो ना तो हमें पहले फलेवा करने की आवश्यकता होती है, डायरेक्टली ही बुआई कर सकते हैं जिससे पानी की बचत होती है। गेहूं में परंपरागत सिंचाई की अपेक्षा 20 से 25% पानी की बचत इस विधि से हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे लगभग 20 से 25% हमें जो हम खुला पानी देते हैं उसकी तुलना में इतना पानी की बचत हमें आसानी से देखने को मिल जाती है। 20 से 25% इसमें बचत हो जाती है। समय पर बुआई की सुविधा, यदि हमारे पास ये है तो समय पे बुआई, क्योंकि हम यदि फलेवा करेंगे तो थोड़ा लेट हो गया, लेकिन इससे के माध्यम से हम समय पे बुआई आसानी से कर सकते हैं। समकक्षीय आदि उपज देखने को मिलती है। बदलते भूविन्यास पर बोनी की जो पद्धतियां जैसे बीबीएफ या पर्पल विधि यहाँ पे बताई गई है। तो बेड फलो प्रणाली से बोनी की हम बात करते हैं। लागत में कमी होती है। लगभग 30% सिंचाई जल में भी कमी हो जाती है। जैसे हम वहां पे बात कर रहे थे स्प्रिंकलर में, तो इस विधि से भी हमारी 30% पानी की बचत हो जाती है। पानी भराव की समस्या नहीं रहती, क्योंकि इसमें लगभग जैसे हम बता रहे बीबीएफ पद्धति या फलो पद्धति, तो इसमें लगभग एक टाइप की बेड टाइप की बनती है और ऊपर जैसे आप देख रहे हैं ये ऊपर रहती है। तो यहाँ पे लगभग पानी भरा वाली कंडीशन आती नहीं है। जैसे ये देख रहे हैं तो ऊंची जमीन पे ये बुआई होती है, जैसे बीच में नालियां बनती है, ये देख रहे हैं कूड़ बनते हैं। तो इसमें क्या है अतिरिक्त पानी निकल जाता है और इसमें काफी आपको उत्पादन भी अच्छा देखने को मिलता है। पौधे के आसपास पपड़ी जमने की समस्या नहीं होती है, क्योंकि ज्यादा पानी रहेगा तो वो समतल हो जाएगा, वहां पे पपड़ी जमेगी, लेकिन इसमें ऐसी कंडीशन नहीं बनती है। खास करके लवणी और क्षारीय भूमि में ये फायदेमंद होती है। और उर्वरक उपयोग दक्षता में वृद्धि होती है। जैसे अभी बताई रही कि उर्वरक में भी काफी अच्छा इसमें देखने को मिलता है। फसल की आड़ी पड़ने की समस्या इसमें नहीं होती है, क्योंकि ये काफी अच्छी पद्धति है। इस पद्धति से हम बुआई करेंगे तो पानी की भी बचत होगी, हमें उत्पादन भी ज्यादा देखने को मिलता है। साथ में ही क्योंकि डिस्टेंस भी मेंटेन रहती है इसमें, तो फसल गिरने की संभावना इसमें काफी कम हो जाती है, नहीं बढ़ रहती है। ज्यादा चाहिए। वाटर यूज एफिशिएंसी डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट, ये
ये जो भी हम बता रहे थे ना वाटर यूज एफिशिएंसी की जो भी विधि हमने अपनाई है या पद्धति है, तो ये हमने डेमो भी किया था। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे मल्चिंग लगाई गई है, तो यहाँ पे इस प्रकार से ये मतलब काफी हमने इस डेमो के माध्यम से देखा कि हमारे वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ी है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीज है, हमें इन पद्धतियों पे आना चाहिए, जिससे कि हमारी जल उपयोग दक्षता बढ़ती है और पानी की भी बचत होती है, साथ में हमारी जो उपज है उसमें भी हमें वृद्धि देखने को मिलती है। ये कुकिंग ये ड्रिप विधि या मल्चिंग, ड्रिप के साथ में मल्चिंग की गई है। यहाँ पे खीरा की खेती देखने को मिल रही है। तो जैसे आप देख रहे हैं ये मल्चिंग भी है और साथ में ड्रिप भी है। तो मल्चिंग से जो भी मैं बता रहा था कि हम पॉलीथीन से भी मल्चिंग कर सकते हैं, फसल के अवशेष से भी कर सकते हैं। तो ये मल्चिंग पॉलीथीन वाली है, काफी फायदेमंद होती है। इससे यदि हम करते हैं तो हमारी पानी की बचत तो होती है, साथ में पोषक तत्व की भी बचत होती है, साथ में उपयोग दक्षता बढ़ जाती है। 50% हमें पोषक तत्व और पानी की बचत यहाँ पे देखने को मिलती है। तो उत्पादन भी आप काफी अच्छा देखने को मिलता है, इन विधियों से हमें करना चाहिए। तो ये भी रिपोर्ट पंचिंग का डेमो बता रहे हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट ये भी हुई है। ये स्प्रिंकलर सिस्टम दो तरीके से होते हैं। एक तो वो जो हम देख रहे हैं सीधा पाइप है, उसमें जो नोजल लगा रहता है, वो इससे लोहे की रॉड रहती है, वो अपना ये पोर्टेबल वाला है। ये जैसे आप ये देख रही है, इस टाइप का ज्यादातर किसान भाई साथ यूज करते हैं। तो ये पोर्टेबल वाले भी आ रहे हैं आजकल, सीधा कहीं भी उठा के इस तरह से कर सकते हैं ये इस टाइप से पाइप। और वो मिनी स्प्रिंकलर भी आ रहे हैं आजकल, तो जो बहुत मतलब इजी यूज में होते हैं। तो अपनी सुविधा के अनुसार किसान साथी स्प्रिंकलर या ड्रिप की विधियों पर जा सकते हैं और पानी की बचत और फसल में उपज में को बढ़ा सकते हैं।
रेड आ रहा है इसका मतलब कि इसमें पानी की बहुत ज्यादा कमी है, हमको इरिगेशन करना है। यदि ग्रीन आ रहा है तो मतलब पर्याप्त मात्रा में पानी है, नीला है तो उसमें मतलब पानी की मात्रा अत्यधिक मात्रा में पानी है। तो ये यंत्र लगभग सभी जिलों में है, उपलब्ध है। तो आप लोग जब भी फील्ड जाएं हमारे टीम के साथी लोग, या तो इसका इस्तेमाल किसानों के खेत में कर सकते हैं, है ना, और उससे जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, ये सॉइल मॉइस्चर इंडिकेटर होता है, इसका इस्तेमाल करके हम जल उपयोग क्षमता को बढ़ा सकते हैं।